नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर और आप देख रहे हैं मध्य भारत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा 2021 की लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अनियमितता की बहुत शिकायतें मिली। आज हमने इसकी जांच के लिए मामले को सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। आज की बैठक में एक बहुप्रतीक्षित निर्णय हमारी सरकार ने किया है। 2021 की लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अनियमितता की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई और जैसा हमने वायदा किया था कि हम उसकी उच्च स्तरीय जांच कराएंगे, तो आज हमारी सरकार ने 2021 की पीएससी की अनियमितताओं की जांच के लिए मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय किया है। इस परीक्षा में 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की गई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिंद्रानवा गढ़ विधायक जनक ध्रुव अमली पदर क्षेत्र के दौरे के दौरान गुरजी भाटा पहुंचे, जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान भेजी पदर पहुंची कर आभार रैली में शामिल होकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। साथ ही अमली पदर पहुंचकर भव्य रोड शो कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां नदी में बन रहे पुल पर जायजा लेने पहुंचे और ग्रामीण की शिकायतों पर विभाग के अधिकारियों एवं ठेकेदारों को कार्य जल्द पूरा करने एवं ग्रामीणों के आवागमन हेतु 1 सप्ताह के अंदर रोड बनाने हेतु फटकार लगाई। उसके बाद अमली पदर के स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दौरा का कार्यक्रम सबसे पहले हम लोग मटिया है। मटिया में जो देव पूजा का कार्यक्रम था, उस देव पूजा के पश्चात आज भेजी पदर में आभार रैली में हम लोग आए हैं। निश्चित रूप से इस क्षेत्र में आने के बाद यहाँ लोगों में काफ़ी उत्साह को देखने को मिल रहा है और इसके पहले भी उत्साह रहा है। और वैसे देखा जाए तो यहाँ पे भेजी पदर कांग्रेस का गढ़ भी रहा है और उसके तहत देखा तो यहाँ पे लोगों में काफ़ी उत्साह है और आने वाला समय में भी लोगों को उम्मीदें हैं कि हमारे विधायक बनाए हैं तो निश्चित रूप से गांव का विकास होगा और उनका हक और अधिकार मिलना भी चाहिए और मिलेगा भी। इसके बाद हमारा कार्यक्रम जो है अमली पदर का आभार रैली है। इस आभार रैली में जाएंगे, यानी अभी लगातार लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं क्योंकि 15 सालों से बीजेपी का विधायक रहा है और 15 साल के बाद वीरान पड़ा इस क्षेत्र में जब अपने बीच का विधायक मिला है तो स्वाभाविक रूप से अपने आप में एक उत्साह जागा है, कार्यकर्ताओं में एक उम्मीदें जागा है कि एक हमारे लोगों को सुनवाई मिलेगा, अपने लोगों का छोटा मोटा काम भी होगा, ऐसे उम्मीद बनाए और हर कोई उम्मीद करने को उनका। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने शासकीय बालिका गृह नारी निकेतन और सखी सेंटर का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बालिकाओं और महिलाओं को हर जगह सुरक्षा का एहसास होना चाहिए, इसके लिए उचित वातावरण और आवश्यक व्यवस्था होनी चाहिए। इस दौरान रजवाड़े ने बालिका गृह की बच्चियों से बात कर उनकी दिनचर्या, पढ़ाई और अन्य विषयों पर चर्चा की। उन्होंने बालिकाओं द्वारा तैयार किए गए सजावटी सामानों को देखा और उनका हौसला बढ़ाया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव जीतने के बाद नारायणपुर से निर्वाचित विधायक बने वन मंत्री केदार कश्यप का मर्दापाल में आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान केदार कश्यप ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का आभार जताया और अपने संबोधन में कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है। बिजली पर लगा हुआ, सोलर लाइट लगा हुआ, लेकिन व्यवस्था करवाए बात करना अपन मुझे पड़ेगा। और जहां पर पानी तो साधन का अपन बात करवा तो पानी तो साधन करवा, शिक्षा की व्यवस्था को सुप्रीम करवा और जितने अधिकारी हैं
सभी अधिकारियों से आग्रह है कि हमारे लोगों के हित में काम करने वाला हो, जनता के हित में काम करने वाला हो, इनके विकास के लिए योजना बनाने वाला हो। भ्रष्टाचार का कोई यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं। मैं पहले बता देता हूँ, जनता के हित में काम होना चाहिए और लोगों को कैसे आप आगे बढ़ा सकते हो, कैसे योजना बना करके आप उनको लाभ दे सकते हो, ये मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं। समय पर ड्यूटी के साथ में जाए, समय पर हमारे लोगों का, चाहे पंचायत का हो, चाहे हमारे किसी विभाग का भी हो, कोई ऐसा ना हो कि कहते हैं पेंडिंग के चलते वो बैंक का चक्कर काट रहा है या अधिकारी के चक्कर काट रहा है। ऐसा काम नहीं होगा, बिल्कुल पहले बता देता हूं। और जितना बड़ घोषणा कर लो आज से हमको गांव में, उन सारा घोषणा के अब हम पूरा करावा, घोषणा मतलब हम लिख लो आगे, तो सारा घोषणा के पूरा कराओ। हम जौन भाती एक गाँव ने बसलू से आज तो मंडल हिसाब में था नीलू से मानतर हेतु बीती समय ले जहाँ जहाँ भले हो, चाहे हसलनार हो, चाहे मटवाल हो, चाहे हमचो कांगा हो, चाहे हमचो बाटे क्या नाम नवा गाँव हो, सभी थाने हो, थाने गाँव ने बोले जाओ आप मंत्री धन्यवाद देता हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। अब खबर पंखाजुर से है, जहां हत्या के अपराध में आजीवन सजा काट रहे आरोपी जेल से पैरोल पर अपने घर आने और 3 वर्ष से फरार रहने वाले आरोपी को पंखाजुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी हत्या के मामले में सजा काट रहा था और पैरोल पर अपने घर गया था, जिसके बाद से करीब 3 साल तक आरोपी फरार रहा था। पैरोल से 3 वर्ष से फरार चल रहा था। 3/1/2020 को इसको जगदलपुर जेल में वापस आना था, वहाँ आजीवन कारावास की सज़ा काटा था मर्डर के जुर्म में, और ये 3/1/2020 को जेल में वापस ना जाकर फरार हो गया और बार बार अपनी लोकेशन बदलता रहा। इसका जो भी हमको मोबाइल नंबर प्राप्त होता था हमेशा लोकेशन इसका बदलता रहता था, जो CDR निकालते थे। तो ये कभी कलकत्ता में था, कभी दिल्ली चला गया था, कभी पुणे चला गया था। अभी बीच में ये उड़ीसा में छुपा हुआ था पुरी में। जब हमारी टीम वहाँ गई तो ये इसको थोड़ा आभास हो गया कि ये पुलिस वाले हिंदी में बात कर रहे हैं, वहीं से आए होंगे, तुरंत भाग गया वहाँ से। और अभी ये जो है इसे सुकमा में 3/1/2024 को हमारी टीम जाकर सुकमा से पकड़ कर आई। सर अभी आरोपी को पुनः फिर कोई सजा या फिर कोई इसमें कुछ और भी मामले होंगे क्या इसमें? चूँकि इसने पैरोल का नियम तोड़ा है और ये जेल नहीं गया, तो उसी समय जो है 2021 में इसके विरुद्ध थाना पंखाजुर में धारा मतलब अपराध क्रमांक 131/2021 धारा 229 से भारतीय दंड संहिता के तहत पंजीबद्ध किया गया था। अभी उसी अपराध। बढ़ते हैं अन्य बड़ी खबरों की तरफ। 5 जनवरी को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हिमाचल आ रहे हैं। हाल ही में 3 राज्यों की प्रचंड जीत के बाद पहली बार नड्डा हिमाचल आ रहे हैं। ऐसे में जश्न के साथ लोकसभा चुनाव में चारों सीटों पर जीत के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। नड्डा के हिमाचल दौरे पर कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधा है। कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1 साल पहले बीजेपी को जनता ने सत्ता से बाहर किया। केंद्र सरकार कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद प्रदेश से भेदभाव कर रही है। कर्ज लेने की सीमा को घटाया गया है। वाटर सेस पर भी केंद्र ने पावर कंपनियों को हिदायत दी कि वाटर सेस न दें और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जबकि बीजेपी शासित दूसरे राज्यों में वाटर सेस लिया जा रहा है। OPS लागू होने के बाद 1750 करोड़ की ग्रांट जो NPS के समय हर वर्ष मिलती थी उसे बंद कर दिया है। JP नड्डा के हिमाचल के होने के बावजूद आपदा में जो मदद हिमाचल को मिलनी चाहिए थी नहीं मिले। उन्होंने कहा कि नड्डा अब हिमाचल वोट लेने के लिए आ रहे हैं, अब वह स्वयं को हिमाचल का बेटा बताएंगे। 5 तारीख से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का हिमाचल का दौरा है और हिमाचल के कुछ हिस्सों में रोड शो करने जा रहे हैं। पहले तो मैं आदरणीय नड्डा जी का स्वागत करता हूं कि उनको हिमाचल की याद आई
चुनावों की बेला के ऊपर। उनके इस रोड शो और आगमन और जो पॉलिटिकल एक्टिविटी वो हिमाचल प्रदेश में करने जा रहे हैं, वो किसी भी राजनीतिक दल का अधिकार है। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, सभी पार्टियां अपनी अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करेंगी, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। एक साल पहले हिमाचल प्रदेश में भाजपा को लोगों ने सत्ता से बाहर किया और कांग्रेस पार्टी को प्रदेश में सरकार बनाने के लिए जनादेश भी दिया, आशीर्वाद भी दिया। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक वर्ष में जो काम किया उसका लेखा जोखा धर्मशाला में जो रैली आयोजित की गई उसमें माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे प्रभारी राजीव शुक्ला जी और तमाम नेता जो हैं वो जनता के समक्ष रख चुके हैं। उस विषय में मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, लेकिन मेरे नड्डा जी से कुछ सवाल हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक, और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं लेकिन उनका संबंध हिमाचल प्रदेश से है, तो इसलिए मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। और मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब हिमाचल प्रदेश में सत्ता से बाहर हुई और कांग्रेस पार्टी को लोगों ने जनादेश दिया, कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी, उसके उपरांत लगातार हिमाचल प्रदेश के साथ केंद्र की भाजपा सरकार ने भेदभाव किया है, सौतेला व्यवहार किया है, जिसके कई उदाहरण हैं, जिसमें जो सरकार की कर्ज लेने की सीमा थी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आपको याद होगा, उस सीमा को केंद्र सरकार ने बढ़ाया था। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। बर्फबारी के सीजन से निपटने के लिए लोक निर्माण विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और अधिकारियों को भी जल्द रेस्टोरेशन कार्य करने के निर्देश दे दिए हैं। शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बर्फ के सीजन को देखते हुए विभाग सारी परिस्थितियों से निपटने के लिए पूरे प्रदेश में पूरी तरह से तैयार है। सभी अधिक बर्फ पड़ने वाले स्थानों में 75 बुलडोजर सहित अन्य मशीनें भिजवा दी गई हैं। 200 ब्लोअर मशीन पहली बार बर्फबारी हटाने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। क्लियरेंस का, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड तो रहता नहीं है, कितनी बर्फ साफ हुई है और उसमें कैसे जो है वो एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। इससे निपटने के लिए हमने कम से कम हायरिंग जो है वो मशीन्स की हमने करी है और ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स हमने लोअर एरिया से डिपार्टमेंट की मशीन्स को ही ऊपरले एरियाज़ में किया गया है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने नई मशीनरियाँ भी ली है। डिपार्टमेंट हैज़ परचेज 14 number of backhoe excavators, 3 number skid steer loaders and 2 new snow blower machines। ये पहली बार हिमाचल में दी जा रही है। एक स्नो ब्लोअर को रोडू डिवीजन में रखा गया है और एक को रामपुर डिवीजन में रखा गया है। और ट्रैक एक्सकवेटर्स एंड ये और 2 नंबर आपकी ट्रैक एक्सकवेटर्स। और ख़ास करके जो अभी हमारा सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट आया है, जिसमें 15 साल की वजह से सारी गाड़ियां जो है वो उनको यूज़ करने के लिए उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो उसके चलते ये नई गाड़ियां जो है हम नई मशीन्स हम ले रहे हैं और इससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में अच्छा हमको एक सहयोग इलाके में और प्रदेश में जितने भी हमारी एक्सकवेशन का कार्य है या रेस्टोरेशन का कार्य है उसके लिए ये कार्य उसमें ये जो है वो साबित होगा। इसके साथ साथ जो है हमारी 21 करोड़ की लागत से 109 ये इम्पोर्टेंट है, 21 करोड़ रुपए की लागत से 109 नई मशीनरी खरीदी गई है और 27 करोड़ की लागत से 104 मशीनरी की खरीद अभी प्रक्रिया में है, जिसमें जेसीबीज है, पोकलेन्स है और आपकी यूटिलिटी व्हीकल्स है और आपके जो है वो ये जो है टिपर्स है, इनका प्रोसेस जो है वो चला हुआ है और आवश्यकता अनुसार इन्हें प्रदेश के अलग अलग कोनों में जहां पर भी इसकी आवश्यकता होगी इसको भेज दिया जाएगा।
तो ये खास करके मैं पर्टिकुलरली जो आपका स्नो सीज़न है उसके बारे में ये जानकारी दे देना चाहता था, एक ओवरऑल व्यू, क्योंकि अब हमारा नया साल भी शुरू हुआ है और पिछले साल की जो हमारी मोटी अचीवमेंट्स, बड़ी अचीवमेंट्स मैं बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीते दिन पुरोला से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल द्वारा वन मंत्री सुबोध उनियाल के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन करने को लेकर विपक्षी बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। दरअसल पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने पुरोला क्षेत्र के गोविंद पशु विहार और अपर यमुना टॉन्स वन विभाग में कार्यरत डीएफओ दंपति पर विकास कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगाया है, जिसे देखते हुए उन्होंने हटाने की मांग पर दुर्गेश्वर लाल वन मंत्री सुबोध उनियाल के आवास के बाहर धरने पर बैठे थे। साथ ही दुर्गेश्वर लाल ने वन मंत्री सुबोध उनियाल पर जाति सूचक शब्दों का उपयोग करने का आरोप लगाया। इस बात को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि प्रदेश की स्थिति बहुत ही चिंताजनक होती जा रही है और सत्ता दल के विधायक का मंत्री के घर के बाहर धरने पर बैठने को मजबूर होना प्रदेश की किरकिरी कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम पहले से ही कह रहे थे कि बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुख्यमंत्री का अपने मंत्रिमंडल पर कोई काबू नहीं है। बहुत ही चिंताजनक स्थिति आज प्रदेश की होती चली जा रही है। जिस तरह से एक मंत्री और एक विधायक जो कि एक ही दल के हैं, दोनों के बीच में नूरा कुश्ती देखने को मिली और जिस तरह से विधायक को मंत्री के घर के बाहर धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ा, वो अपने आप में उत्तराखंड की किरकिरी करने वाला है। और हम बहुत पहले से इस बात को कह रहे थे कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहले राम सिंह केड़ा और वन मंत्री के बीच की जो बातचीत है वो बहुत आपत्तिजनक थी। मंत्री का बड़बोलापन उसमें साफ दिखाई पड़ा। सम्मानित उच्च न्यायालय के लिए जिस तरह की अभद्र टिप्पणी उन्होंने करी, वो अभी शांत भी नहीं हुआ था मामला कि अब ये पुरोला विधायक ने उनके ऊपर जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं, जाति सूचक शब्दों से उनको संबोधित किया है और तो और उनके क्षेत्र में मनमानी मंत्री कर रहे हैं, ऐसा भाजपा विधायक का कहना है। इन सब के बीच में खामियाजा जो है उत्तराखंड को भुगतना पड़ रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री का अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के ऊपर कोई लगाम, कोई काबू नहीं है। और इससे पहले हमने देखा कि प्रेमचंद अग्रवाल ने जिस तरह से सड़क पर गुंडों की तरह पीटा था एक कार्यकर्ता को, उसमें भी मुख्यमंत्री ने कोई रुचि नहीं दिखाई और मुख्यमंत्री ने चुप्पी साध ली। इस तरह से आंखें बंद कर लेने भर से प्रदेश की स्थिति नहीं सुधरने वाली। मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करना होगा और जो कुछ भी फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।